नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सी ए IPCC नवंबर 2020 का सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे, जिसका एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं हूँ CS अग्रवाल, कौशल कुमार अग्रवाल, और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। और यहाँ पर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज प्लस पेनड्राइव की क्लासेस प्लस ई बुक्स, लाइव क्लासेस, हार्ड कॉपीज, बहुत कुछ मिलता है। फ्री रिसोर्सेज में आपको बहुत काम की चीज़ मिलेगी, जिसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, CA इंटर KK। टेलीग्राम चैनल हमारे 7-8 हैं, जिसमें CA इंटर के लिए, CIPCC वालों के लिए एक अलग से हमने चैनल बनाया हुआ है। उसमें ये PDF हम लोग अपलोड भी कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि मैंने बताया था, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। तो जो न्यू सिलेबस का क्वेश्चन था वो बहुत ही नायाब तरीके से बनाया गया था। ये एक पुराना तरीका है क्वेश्चन का और आसान भी। Mr. Vinod, aged 45 years, earned the following income during the year ended this. Compute his total income if he is resident and ordinarily resident and resident and not ordinarily resident. हमने सॉल्यूशन इसी के साथ ही लिख दिया, या फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन अलग लिख देते हैं। तो हमने सॉल्यूशन इसका नीचे लिख दिया यहाँ पर। अब हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। देखिए, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। There are two basis of taxation, source basis and resident basis. Source basis का मतलब, अगर आप इंडिया से पैसा कमाएंगे तो irrespective of residential status, चाहे R हो या NR हो, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और सोर्स इंडिया में है या नहीं है, वो सेक्शन 9 से पता लगता है। इनकम डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। अगर आपका सोर्स आउटसाइड इंडिया है, यानी कि सेक्शन 9 के कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन रेजिडेंट बेसिस। तो उसी के लिए हमने 3 कैटेगरी बनाई, इंडिविजुअल और HUF के लिए। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जहां पर वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जहां पर हमने कहा कि फॉरेन इनकम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिजनेस इनकम एंड अदर इनकम। बिजनेस इनकम पे वो टैक्स देगा इफ दैट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और पैसिव इनकम यानी कि अदर इनकम है, उस पर वो टैक्स देगा इफ दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। तो रेजिडेंट एंड और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट से फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि हमें पैसिव इनकम को हमने छोड़ दिया, बाकी सभी इनकम को हमने टैक्स कर दिया। अब इसमें पहला है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम श्रीलंका। तो श्रीलंका से है तो फॉरेन इनकम, तो सबसे प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन इज सोर्स बेसिस, सेकेंडरी इज रेजिडेंट बेसिस। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी बेसिस देखते हैं कि इंडियन इनकम है या नहीं। तो ये फॉरेन इनकम हो गया। अगर फॉरेन इनकम हो गया तो रेजिडेंट तो टैक्स देगा, इसको हमने रेजिडेंट बेसिस पर टैक्स कर दिया। रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये डिपेंड करेगा ये एग्रीकल्चरल इनकम PGBP वाली है या अदर वाली है। तो ये लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग मान रहे हैं अदर वाली है, पैसिव इनकम है। तो हमने इसीलिए यहां पर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में यहां 25,000 यहां टैक्स किया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्स नहीं किया। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन बॉम्बे बट रिसीव्ड इन बर्मा। तो प्रॉपर्टी बॉम्बे में है तो इंडियन इनकम हो गया, दोनों टैक्स देंगे। प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन, ये 30-30 दोनों टैक्स देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दुबई में है तो फॉरेन इनकम है, तो R-OR तो देगा। R-NOR तभी देगा इफ दिस इनकम, ये जो बिजनेस इनकम है, उस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया कैसे पता लगेगा कि बिजनेस तो दुबई में है, लेकिन उसके जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, जो कर रहा है, वो इंडिया से कर रहा है। और हम लोग ये बताते भी है, जिस इनकम के बारे में इंडिया को पता लग जाता है उसके ऊपर टैक्स लगा देता है। तो इफ दैट बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, उस बिजनेस के बारे में, उस इनकम के बारे में पता लग गया, हमने टैक्स लगा दिया। तो हमने दोनों जगह इसको टैक्स कर दिया, 250। इसके बाद है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन थाईलैंड रिसीव्ड इन इंडिया। Now, since it is in Thailand, therefore it is a foreign income but received in India, इसलिए दोनों देंगे। और क्योंकि इसमें रेंट लिखा हुआ है, इसलिए हमने माना कि इसमें स्टैंडर्ड एक्शन भी मिलना चाहिए, तो हमने स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करके इसको टैक्स किया है।
इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, तो ये अगेन इंडियन इनकम हो गया, दोनों लोग टैक्स देंगे, तो हमने ये दोनों जगह इसको टैक्स कर दिया 8,000। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो इनकम पुराने साल का है, पुराने साल के रूल के बेसिस पे वो इनकम नॉट टैक्सेबल थी, अब रिसीव्ड बेसिस पे वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, तो इसीलिए इसको हमने दोनों जगह नॉट टैक्सेबल किया। क्वेश्चन कहता है कि हमें निकालना है इसका टोटल इनकम, तो हमने टोटल इनकम निकालने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम, फिर इसमें 80 TTA का डिडक्शन माइनस कर दिया, 80 TTA का डिडक्शन माइनस कर दिया दोनों जगह। 80 TTA का डिडक्शन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को मिलता है, तो ऑब्वियसली इसको हमने, नॉन रेजिडेंट का तो केस है ही नहीं, दोनों ही रेजिडेंट है, एक रेजिडेंट है दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, लेकिन है तो दोनों रेजिडेंट ही ना, तो ये कहानी हो गई। तो ये क्वेश्चन 2 का ए हो गया। बी देखते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम लोग उसमें बात कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर से अपने व्यू पॉइंट छोड़ दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। बी, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुंदरम HUFA which carries out its transaction in Malaysia. Its affairs are partly controlled from India. Now if the affairs are partly controlled from India, तो वो रेजिडेंट हो गया। अब कहानी ये है कि ये ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरी है, इट विल डिपेंड अपॉन द कि करता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो करता एडिशनल कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा, और एडिशनल कंडीशन है क्या 2 out of 10 और 730 डेज इन लास्ट 7 years, और इसमें लिख दिया है he has not visited India for the past 11 years, therefore residential status of HUF is R-NOR। आपको एग्जाम में तो पूरा वैसे ही लिखना होगा, पूरे कंडीशंस को लिखने होंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कितने मार्क्स का है ये? 2 नंबर का है, तो कम लिखिए लेकिन लिखिए, और एक प्रेजेंटेशन वैसे ही दिख रही है जैसे आपको बताया गया है, सिखाया गया है, ये तो हमने सजेस्टेड आंसर्स के रूप में लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इनकम फ्रॉम सैलरी का है। मिस्टर कोहान इज अ फाइनेंस मैनेजर इन सूर्या लिमिटेड, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ये सैलरी का से ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा लगता है। कंप्यूट इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, हाउसिंग लोन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, दैट इज देयरफॉर इट इज रिकवरी। और अगर हाउसिंग लोन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो SBI लेंडिंग रेट देखते हैं, तो SBI लेंडिंग रेट लिखा हुआ है 8%, तो जो वैल्यू फॉर लोन निकालेंगे 8% माइनस 5% दैट इज 3% निकालेंगे, तो SBI लेंडिंग रेट इनटू अमाउंट ऑफ ईच लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो मुझे हर महीने का अप्रैल से लेकर मार्च तक का लास्ट डे ऑफ ईच मंथ का आउटस्टैंडिंग देखना होगा। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल लिखा हुआ 15 लाख, और 25,000 इज पेड बाय मिस्टर रोहन एवरी मंथ टुवर्ड्स प्रिंसिपल, तो अप्रैल एंड में जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 14,75,000 होगा, नेक्स्ट 14,50,000 होगा, इस तरह से। तो मीन्स पूरा अप्रैल से लेकर मार्च तक लिखने के बाद मैं सबको जोड़ दूंगा तो ये 1 करोड़ समथिंग आएगा, 3% से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू ऑफ लोन आएगा 40,125। मैं इसको एक्सेल में भी आपको दिखला देता हूं। तो ये देखिए अप्रैल 1475 और ये मार्च तक लिख लिया, इन सबको हमने जोड़ लिया, जब जोड़ा तो ये आया 160,50,000 और फिर 3% से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद है ₹20,000 इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस, ये एग्जेम्प्ट होगा इसलिए नील लिख लिया। रिसीव्ड 15,000 एज गिफ्ट वाउचर, तो 5,000 का एग्जेम्पशन देने के बाद 10,000 टैक्सेबल कर दिया। सूर्या लिमिटेड अलॉटेड 1,000 इक्विटी शेयर्स, तो जिस दिन वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा उस दिन का हम लोग को फेयर मार्केट वैल्यू देखना है, तो 700 इंटू 1,000 7 लाख कर लिया। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर ड्यूरिंग September 15। The furniture is used at his residence for personal use. The actual cost of furniture is 2,10,000 और 31 मार्च 2020 को वो फर्नीचर वो खरीद भी ले रहा है, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूजेस का मुझे टैक्सेबिलिटी करना है, तो यूज का 10% ऑफ 2,10,000 ये यूज का मैंने टैक्सेबल कर दिया। इसके बाद ये सितंबर 2015 का खरीदा हुआ फर्नीचर मार्च 20 को वो फ्री में दे देता है,
एट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट मीन्स इट इज अ गिफ्ट। तो मैं सबसे पहले कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर निकालूंगा, तो 2,10,000। इसमें मुझे माइनस करना है डिप्रिसिएशन, कितने साल का डिप्रिसिएशन माइनस होगा, 4 इयर्स का, स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% SLM। तो ये 10% SLM के बेसिस पे 4 इयर्स का हमने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 1,26,000 आ गया। 5,000 का गिफ्ट वाला मुझे माइनस करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने पहले ये 15,000 यहां से माइनस कर दिया, मैं दोबारा 5,000 माइनस नहीं करूंगा। 5,000 ओवरऑल गिफ्ट का मुझे माइनस करना है, तो ये हमने गलती की है, इसको मैंने यहां से हटा दिया। अब रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए, तो हमने इसको हटा दिया, क्योंकि ऊपर में पहले माइनस कर चुके थे हम लोग। और 15,000 टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस, 75,000 पर मंथ ये है। तो मुझे यहां भी नीचे भी मुझे ठीक करना होगा, ये 1,26,000 कर देता हूं मैं, ये 5,000 मैं यहां से बढ़ा देता हूं, 40,000 स्टैंडर्ड एक्शन है। लेकिन अब जो असेसमेंट ईयर 2021 से, ये कौन सा असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 2021 का 40 है, 21-22 से ये 50,000 हो गया है, लेकिन इसको अभी हम लोग 40,000 ही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से 50,000, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका ओपिनियन क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग क्वेश्चन नहीं लगा, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था। देखते हैं, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 3,50,000, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख। ना मुझे ये इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख, तो यानी कि लॉस हो गया ये। और मुझे ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट है, या तो मैक्सिमम 30,000 माइनस होता है या मैक्सिमम 2 लाख माइनस होता है। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमने मैक्सिमम 2 लाख ही लिया है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने 30,000 भी लिया होगा, तो आपको एजम्पशन देना होगा रिपेयर के लिए है, या वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए 30,000 लिया है, बट वी हैव टेकन 2 लाख। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आएगा 2 लाख। करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैं हाउस प्रॉपर्टी के साथ माइनस कर दिया, 2 लाख से ज्यादा माइनस नहीं हो सकता, 2 लाख ही है, तो मैंने 150 ये हाउस प्रॉपर्टी आ गया। इसके बाद इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 16-17, हमने लिखा कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि द रिटर्न ऑफ इनकम वाज फाइल्ड लेट, तो इसीलिए हमने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो ये 5,75,000 इज द पीजीबीपी इनकम, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं पीजीबीपी का। इसके बाद आते हैं कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 70,000, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 90,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म के साथ ही सेट ऑफ हो सकता, तो ये 90,000 हमने 75,000 के साथ सेट ऑफ कर दिया। तो यहां पर मैं आपको दिखलाता हूं, 90,000 को अगर मैं 75,000 के साथ सेट ऑफ करता हूं, तो अच्छा अभी नहीं किया है, रीजन है क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल करंट ईयर का लॉस मैं पहले सेट ऑफ करूंगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है। तो मैंने ये क्या किया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,000 को पहले मैंने 75,000 के साथ सेट ऑफ कर दिया, तो 5,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा। ये देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 70,000 मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर दिया, 5,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा, जो मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ सेट ऑफ कर दिया। कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 5,000 माइनस करने के बाद मैं इसको जी कर देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये 5,000 मैंने जो सेट ऑफ किया है, वो मैंने सेट ऑफ किया है 90,000, तो कैरी फॉरवर्ड होगा 85,000। तो कैरी फॉरवर्ड में 85,000 यहां मैं लिख देता हूं। आपको प्रेजेंटेशन वैसे ही करना है जैसे आपको सिखलाया गया है, ऐसे मत कीजिएगा। अब आते हैं, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड इन 2015 5 लाख। इसको आपको पता ही है, 50% रिडक्शन देने के बाद 2,50,000 अदर सोर्सेस में जाके टैक्सेबल होगा। डिविडेंड 15,000 है, 10 लाख तक का एग्जेम्पशन है, तो इसको हमने एग्जेम कर दिया 5 लाख। तो ये अदर सोर्सेस में 5 लाख का 50% 250, इन सबको मैं जोड़ूंगा तो टोटल इनकम आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, पीजीबीपी की इनकम, कैपिटल गेन 0 है, अदर सोर्सेस की इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, और यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीपीएफ का वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है 75,000, वो भी हमने यहां माइनस करके 9 लाख आपका टोटल इनकम है। तो ये भी कंप्लीट है। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है आंसर्स के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टीडीएस ऑन फॉलोइंग पेमेंट्स मेड, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी
22,000, टेक्निकल सर्विसेज 28,000, आपको टीडीएस का अमाउंट बताना है जहां पर पैन वो दे रहा है। तो 194J कहता है टीडीएस तभी कटता है वेयर द ईच पेमेंट एक्सीड्स 30,000, तो यहाँ दोनों पेमेंट डू नॉट एक्सीड 30,000, तो टीडीएस नहीं कटेगा। जेड लिमिटेड पेड 18,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और ए सेटिंग फीस दिस डेट। तो 194J में है, डायरेक्टर के लिए एक्सेप्शन बनाया कि इवन इफ द पेमेंट इज ₹1 टीडीएस काटना है, तो यहाँ टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% कटेगा 194J में। पेमेंट ऑफ 26,000 टू ए फुटबॉलर जो नॉन रेजिडेंट है, तो 194E में टीडीएस एट द रेट ऑफ 20% कटेगा। फिर 2,29,000 पे कर रहा है और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द अर्बन लैंड 194LA, यहाँ टीडीएस इसलिए नहीं कट रहा है बिकॉज द पेमेंट डू नॉट एक्सीड 2,50,000। तो हर एक टीडीएस के सेक्शन में एक बेस अमाउंट होता है, बेस अमाउंट से ऊपर अगर आप पेमेंट करेंगे तभी टीडीएस कटता, वरना नहीं कटता। तो दिस इज द आंसर। ये करते हैं आपके साथ। ये भी मुझे अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। इनकम फ्रॉम बिजनेस 40,000, लॉटरी विनिंग 6 लाख, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी 90,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने सैलरी के साथ सेट ऑफ कर दिया, तो हमारा सैलरी आ गया 70,000, बिजनेस इनकम और लॉटरी 7,10,000। अब ये जो 7,10,000 आया है, तो इसमें देखेंगे आप तो बेसिक एग्जेम्पशन 7,10,000 के अलावा जो इनकम है वो 1,10,000 की है। तो 1,10,000 माइनस किया हमने बेसिक एग्जेम्पशन, तो बचा 140। क्या 140 लॉटरी के साथ माइनस हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट मैं 6 लाख का 30% निकाल के हेल्थ एजुकेशन से जोड़ूंगा, टैक्स आएगा, इसमें टीडीएस जरूर कटा होगा 194B या बीबी में, और ये टीडीएस माइनस कर दिया तो 7,200 आया। अब 7,200 नाउ अगेन नो एडवांस टैक्स लायबिलिटी बिकॉज द अमाउंट डू नॉट एक्सीड्स 10,000। डू नॉट एक्सीड नहीं, एटलीस्ट 10,000 होना चाहिए, एटलीस्ट, क्योंकि अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तभी आती है जब अमाउंट इज एटलीस्ट 10,000, तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। तो टोटल इनकम 710, टैक्स लायबिलिटी 187,200, एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस नहीं आएगा, लेकिन अगर ये कम से कम 10,000 होता तो आ जाता। और जब टीडीएस कटेगा तो हेल्थ एजुकेशन सेस तो जोड़ता नहीं है, तो बिना जोड़े हेल्थ एजुकेशन सेस हमने टीडीएस माइनस किया है। तो ये हो गया। अब सेक्शन बी जीएसटी का है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, सिर्फ वहीं मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन ये हम लोग कब अपलोड करेंगे? जब ये कंप्लीट वीडियो शूट हो जाए उसके बाद करेंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत अलग काम करते हैं, बाकी टीचर्स की तरह नहीं करते हैं, तो यूनिक काम करते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।